हेलो एवरीवन। तो अभी तक के वीडियोस में हम 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसको कंटिन्यूशन में रखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था 1 से लेके 10 क्वेश्चन। सेकंड में 11 से लेके 20। इसमें हम करेंगे 21 से लेके 29 तक। सो लेट्स स्टार्ट। तो 21 क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? हमें कि रिग्रेशन मॉडल दिया गया है जिसकी इक्वेशन लिख रखी है वाई आई इक्वल टू एल्फा बी एल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस ई। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब भी मतलब एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें इस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हम अल्फा और बीटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, सब कुछ गिवन है, डेटा सेट गिवन है कि हमें एक्स वाई का डेटा सेट गिवन है। उस डेटा सेट में एन की वैल्यू है 20। ओके, समेशन एक्स आई की वैल्यू दे रखी है 100, समेशन वाई की वैल्यू दे रखी है 50, समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 600, समेशन वाई आई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 500। उसके बाद समेशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू दे रखी है। तो हमें इसके बारे में एस्टिमेट पूछेगा, ठीक है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट पूछेगा। ये लीनियर मॉडल का क्वेश्चन होता है और ये हर बार आता है क्वेश्चन। तो इसके बस फॉर्मूला याद रखने की, हमें अल्फा और बीटा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू पेपर में गिवन होंगी, हमें बस अप्लाई करनी है। ओके, तो इसके फॉर्मूला के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास रिग्रेशन मॉडल कुछ दे रखा होता है तो उसके ऊपर फॉर्मूला होता है जो स्लोप होती है। ठीक है, यहाँ पे बीटा क्या होगी, स्लोप, और अल्फा क्या हो गया, इंटरसेप्ट। ओके, तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अल्फा को हम फाइंड आउट करते हैं बीटा का यूज करते हुए। ठीक है, इसका मतलब स्लोप को हम पहले फाइंड आउट करेंगे सो दैट हम अल्फा को फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो बीटा का फॉर्मूला होता है ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, इसका दूसरा फॉर्म होता है एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्म इसमें यूज होगा। जो सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि जो डेटा सेट हमें गिवन है वो कुछ इसी फॉर्म में गिवन है। समेशन एक्स वाई समेशन वाई स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स एंड समेशन वाई। सो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 2 है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, इसका हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्यूशन आएगा। ओके, उसके बाद जो इंटरसेप्ट होता है उसको निकालने का फॉर्म होता है कि अल्फा इक्वल टू वाई बार दैट इज मीन ऑफ वाई माइनस बीटा, जो हम इस फॉर्म से निकाल चुके होंगे, इनटू एक्स बार। ओके, तो पहले हम बीटा को फाइंड आउट करेंगे, बीटा क्या था, स्लोप। उसके बाद हम इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्म हम यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन में डेटा यूज दे रखा है उसका यूज करेंगे इस वाले फंक्शन के अंदर, और वी कैन सी इस वाले फॉर्मूले के अंदर। देन हमें बीटा मिलेगा, उस बीटा का इस फॉर्म में यूज करेंगे। उसके बाद अल्फा मिलेगा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आएगी -5 और बीटा की आएगी 3/2। सो हियर -5 एंड 3/2, ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रहा है कि Z1 और Z2 दो आईआईडी दे रखे हैं। ठीक है, आईआईडी नॉर्मल 0,1। उसके बाद इसने नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर दैट इज Y। ओके, उसके बाद इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी Y ग्रेटर देन 4। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, क्वेश्चन को पढ़ते ही, मतलब इसको एक बार तो नोटबुक में लिखें। देखो, जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें दो वे में सोचते हैं। एक तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते ही सोच जाते हैं कि इसमें करना क्या होगा। एक होते हैं क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, जैसे पेपर में लिख रखा है, उसको बच्चे नोटबुक में लिखते हैं पहले, उसके बाद वो सोच पाते हैं। तो अगर वो सेकंड स्टेप पे आ रहे हो, मतलब नोटबुक में लिख के फिर सोच रहे हो, तो उसमें टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस से, अगर तुमने प्रैक्टिस की है सही से, तो क्वेश्चन को पेपर में पढ़ते ही समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे क्या पूछ रखा है, क्या दे रखा है और क्या हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जेड और जेड मतलब Z1 और Z2 दोनों आईआईडी है। ओके, नॉर्मल 0,1 से फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद इसने y को बोला इन दोनों के स्क्वायर का समेशन। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर करते हैं तो वो काई स्क्वायर को फॉलो करता है। तो ये वाला वेरिएट जो यहाँ पे Z1 स्क्वायर होगा, ये काई स्क्वायर 1, ये वाला भी काई स्क्वायर 1। अब इनका समेशन भी काई स्क्वायर फॉलो करेगा। सो जो y होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब हम बस इसके ऊपर काम करेंगे। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो सॉल्यूशन में इसने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि अगर y था ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, जो मैं पहले समझा चुका, एक काई स्क्वायर 2 को फॉलो करेगा। उसके बाद हम इस y का प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखेंगे। तो वो क्या होता है, 1/2 रेज टू द पावर n/2 गामा n/2 e रेज टू द पावर -y/2 y रेज टू द पावर n/2 -1। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू है 2। जैसे इस n की वैल्यू को 2 प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो हमें जो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, 1/2 e रेज टू द पावर -y/2। ओके, अब सिंपल सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें मिल गया। ओके, इसका यूज करते हुए हम प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 4 फाइंड आउट करेंगे।
तो y ग्रेटर देन 4 मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे 4 से लेके इन्फिनिटी। ओके, हम वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ये यूज कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन 4। तो y लेस देन 4 करेंगे तो 1 माइनस इंटीग्रेटिंग 0 टू 4 एंड इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, हमें वैल्यू कुछ ये मिलेगी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2, दैट इज ई रेज टू द पावर माइनस 2। अब थिंग इज मैंने यहाँ पे लिमिट 0 क्यों ली? ओके, तो ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और वी कैसे का स्क्वायर था, तो का स्क्वायर 0 से लेके इन्फिनिटी होता है। तो बस उसका यूज करते हुए हमने इसकी फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 था, जो बहुत ही सिंपल था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। ओके, तो इसने बोला कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है बर्नौली ट्रायल्स का, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है 1/3। फिर इसने बोला कि लेट x डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस। ठीक है, इसने क्या बोला कि हम एक बर्नौली ट्राई कर रहे थे, तो बर्नौली में क्या होता है, या तो सक्सेस होती है या फिर फेलियर होती है, तो उसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि जैसे हमने ट्रायल किया, कोई भी इवेंट था या फिर कोई ट्रायल था, हमने वो किया। ठीक है, ले लेते हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बायस्ड हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि 1/3 प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो कॉइन को टॉस किया, इसने बोला कि हेड आ रहा है तो हम उसको सक्सेस बोलेंगे। तो बेसिकली इसने क्या किया कि हमें नंबर ऑफ ट्रायल है उसको एक्स डिनोट किया है कि कितने ट्रायल्स चाहिए सेकंड सक्सेस के लिए। तो अगर मैं पहली बार टॉस कर रहा हूँ, हो सकता है वहां पे मेरे पास हेड आ गया, ठीक है, दूसरी बार टॉस किया वहां पे भी हेड आ गया, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए यहाँ पे 2, 2 सक्सेस के लिए, अगर दोनों बार सक्सेस आ गया था तो। ठीक है, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद इसने बोला देन प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, हमें ये वैल्यू बतानी है। तो इसको जैसे मैंने पीछे वाले में बोला था, प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 4 था, तो हमने किया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम उसके ऊपर ही काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5। ओके, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं अब। ओके, हियर इज द सॉल्यूशन कि मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ओके, दैट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5। ठीक है, अब x लेस देन 5 में देखो नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा या फिर जीरो होगा, या तो जीरो। ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4। तो हमारे पास कुछ ये केस बनेंगे। अब थिंग इज x क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट सेकंड सक्सेस। ओके, अब 2 सक्सेस होना इंपॉर्टेंट है। अब 0 ट्रायल थे तो उसमें 2 सक्सेस इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। सिमिलरली x इक्वल टू 1, एक ट्रायल में 2 सक्सेस नहीं हो सकते, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी भी 0। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, ये 3 केस बनेंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का मतलब पहले वाले पे भी सक्सेस, दूसरे वाले पे भी सक्सेस, तो पी स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, तो 3 का मतलब देखो, जब यहाँ पे 3 की बात चल रही है मतलब हमें 3 ट्रायल चाहिए सेकंड सक्सेस से पहले, मतलब सेकंड सक्सेस आने तक। इसका मतलब जो थर्ड ट्रायल था उसके ऊपर हमेशा सक्सेस होगा, तो ये सक्सेस हो गया। ऐसे दूसरा केस लिया, यहाँ पे भी सक्सेस। अब थिंग इज 3 ट्रायल में हमें 2 सक्सेस मिले हैं, तो उससे पहले एक बार ही सक्सेस हो सकता था, तो या तो यहाँ पे सक्सेस हुआ होगा फर्स्ट प्लेस के ऊपर या फिर सेकंड प्लेस के ऊपर, और दूसरा जो एक वैकेंट बच गया था वहां पे फेलियर होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे लिखी मैंने। उसके बाद प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, तो इसका मतलब भी वही हो गया कि जो फोर्थ ट्रायल था वहां पे तो सक्सेस होगा। ठीक है, तो हर केस में मैंने लास्ट में प्रोबेबिलिटी लिखा p, दैट इज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। ओके, उसके बाद क्या था, ये सेकंड सक्सेस था, तो पहला सक्सेस एक बार ही हो सकता था, तो कितने वे में फिल हो सकता था, 3। सो 3 इंटू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, पी एंड क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू है 1/2, सॉरी 1/3, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इज, हमने अभी फॉर्मूला जनरेट किया था ऊपर, उससे हमने कुछ ऐसे लिखा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 इज दिस थिंग, जो ऊपर फॉर्म था बस उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 इज दिस थिंग, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4। ओके, तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज का हमें समझन किया। 1 minus probability x equal to 2, 3 and 4. Okay, and we will be getting 16/27. Okay, so here is the option 16/27. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, इसको बाइनोमियल से भी कर सकते थे। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसने क्या बोला कि हमारे पास कोई जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख रखा है x और y का। ठीक है, देन fxy इक्वल टू 2 e रेज टू द पावर माइनस x प्लस वाई व्हेन दिस कंडीशन, दैट इज x और y एक दूसरे के लिमिट में लिखा गया है।
तो जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिमिट एक वेरिएबल की दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उनको सोल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल को दूसरे के ऊपर डिपेंड ही रखना है और दूसरे वेरिएबल की पूरी लिमिट ले लेनी है। लाइक अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर बात बाद में करेंगे, पहले एक जनरल वे पे बात कर रहे हैं कि जब भी यहाँ पे इंटीग्रेशन या कुछ ऐसी बात चल रही है जहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हो, तो जैसे अगर मैं x को y की टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा कि x इज रनिंग फ्रॉम 0 टू y एंड y इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, एक वेरिएबल को ही डिपेंडेंट कर सकते हैं, दूसरे को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर y की x में लिखता हूं तो y बिलोंगिंग फ्रॉम x टू इंफिनिटी एंड x गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो ये मेथड था या फिर एक मतलब सिंपल वे ही था कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा था, इसने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है x लेस देन y बाई 2। ओके, तो बेसिकली अगर टू वेरिएबल थिंग है, मतलब मैंने इसका सॉल्यूशन में आई गेस ग्राफ तो नहीं बनाया, तो यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे टू वेरिएबल वाला केस है। ओके, तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है x लेस देन इक्वल टू y बाई 2। तो अगर हम टू वेरिएबल में बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक y एक्सिस होगा, एक x एक्सिस होगा। ठीक है, अज्यूम करो क्योंकि मैंने लिख नहीं रखा, तो एक मतलब एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, हम एक ग्राफिकल अप्रोच देख रहे हैं। ठीक है, टू वेरिएबल है तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे 2D में। ठीक है, 2D में पॉइंट्स मिले, उनके लिए प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो इसने क्या बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है x लेस देन इक्वल टू y बाई 2। इसको लिख सकता हूँ 2x लेस देन y। ठीक है, तो उसके लिए 2x लेस देन y मतलब 2x इक्वल टू y, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ उसके अकॉर्डिंग शेडेड रीजन बनेगा, हमें वो वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो से अगर मैं कुछ ग्राफ मैंने बनाया नहीं तो कैसे अज्यूम करें, ठीक है ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, सिंपल ग्राफ ले लेते हैं, इसको मैं y ले लेता हूँ अगर, मतलब समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए इसको y ले लेते हैं, y बाई 2 हटा देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई हमारे पास लाइन क्या होगी, 45 डिग्री वाली लाइन बनेगी। ठीक है, x लेस देन y, इसका मतलब उस लाइन से कौन से राइट साइड वाला पार्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमें डबल इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये लिमिट यूज करते हुए। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, मे बी उससे जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन y बाई 2, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन थी, हम इंटीग्रेट करेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक को दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है और दूसरे को फ्री रखना है। तो अगर मैं y को फ्री रख रहा हूं तो देखो अब क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में था कि x छोटा है y से। ठीक है, और यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि x इज लेस देन y बाई 2, y बाई 2 से भी छोटा है। तो यहाँ पे x की तो लिमिट होगी 0 से y बाई 2 और y की लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि y की फ्रीली मूव करवाएंगे क्योंकि x के ऊपर हमने डिपेंड करवा दिया। ओके, तो इसको फिर हम सोल्व करेंगे डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हुए। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो सोल्विंग इन दिस वे, यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है 2 इंटीग्रेटिंग 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस वाई ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। इसकी लिमिट y बाई 2 से लेके 0 तक, माइनस को मैं मतलब प्लेस कर चुका हूँ लिमिट के अंदर यहाँ पे, इक्वल टू दिस थिंग 2 इंटीग्रेटिंग 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस वाई 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस वाई बाई 2 डी वाई। उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसकी लिमिट वगैरह पुट करके हमारे पास आंसर कुछ ही आएगा 2/3। ओके, सो 2/3 2/3 सी ऑप्शन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे हमें लिमिट ध्यान से देखनी होती है कि अगर एक की दूसरे के ऊपर डिपेंड करवा दी तो दूसरे वाली को हमें फिक्स रखना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड हो सकती है वाई एक्स के ऊपर या फिर एक्स वाई के ऊपर। ठीक है, दोनों को डिपेंडेंट नहीं करेंगे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो ये ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस तुम्हें उन सब के बीच में इंटर रिलेशन पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं या फिर कैसे सोल्व करेंगे। कुछ भी सोचना है, बस कुछ भी सोच के सोल्व करना है। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल का दूसरे में हम कैसे यूज कर सकते हैं वो अप्रोच लगानी है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो इसने बोला कि मेरे पास ये x1 x2 एंड x5 ये 5 वेरिएबल थे जो नॉर्मल 0,1 से थे। ठीक है, रैंडम सैंपल था, यहाँ से उठाया, तो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, नॉर्मल 0,1 एंड लेट w इक्वल टू x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 दिस 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 दिस। ओके, तो इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हुए एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास x थे नॉर्मल 0,1। ठीक है, इसने क्या किया है, हर वेरिएबल का स्क्वायर किया है, तो जैसे ही नॉर्मल का स्क्वायर करेंगे तो वो काई बन जाएगा। तो ऊपर वाला हमारे पास जो x1 स्क्वायर था वो बन जाएगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद डिनोमिनेटर के ऊपर बात करते हैं, तो x2 भी काई स्क्वायर 1, x3 भी काई स्क्वायर 1, ये वाला भी काई स्क्वायर 1 एंड ये वाला भी काई स्क्वायर 1। बेसिकली टोटल वेरिएबल कितने 4, सो यहाँ पे ये वाला बनेगा काई स्क्वायर विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
ठीक है, तो बेसिकली एक चीज दिख रही है कि ऊपर भी का स्क्वायर है, नीचे भी का स्क्वायर है। अब डब्ल्यू को हम कैसे यूज कर सकते हैं या फिर कैसे इसके ऊपर काम करेंगे, तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पे। ओके ओके, सो देखो अब यहाँ पे हमें एक ट्रिक पता होती है कि एफ जो डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफाइन करते हैं वो होता है क्या, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय अनदर का स्क्वायर विद इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये सब आईआईडी थे पहले से ही, तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ओके, तो इसका यूज करेंगे कि हमारे पास का स्क्वायर विद एम डिग्री ऑफ फ्रीडम था, उसको हमने डिवाइड किया इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से। का स्क्वायर एन था, उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एन से डिवाइड किया, तो ये फॉलो कर जाएगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एम कोमा एन। ठीक है, अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर जाएगा। अब थिंग इज जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल था, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम से तो डिवाइड कर नहीं रखा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नया वेरिएबल यूज करूंगा y इक्वल टू x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, एंड जो डिनोमिनेटर में था x4 x2 एंड x3 इन सबका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो बेसिकली दिस थिंग इज 4 टाइम्स w। ठीक है, दिस थिंग इज 4 टाइम्स w, क्योंकि 4 ऊपर आ जाएगा। सो ये फॉलो करेगा f डिस्ट्रीब्यूशन विद 1,4। ठीक है, 1 था यहाँ पे 4 था, तो इसके पैरामीटर्स हो गए 1,4। ओके, अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसने क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w। ओके, सो अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को निकाल लेते हैं तो w की भी पता चल जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस f डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1,4। ठीक है, तो कोई हमारे पास f डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम m, n होता है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती थी n बाय n-2। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे सॉरी एफ डिस्ट्रीब्यूशन था जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम m, n थे, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो दिस थिंग विल बी n डिवाइडेड बाय n-2 सच दैट n इज ग्रेटर देन 2। तो अभी जो हमने यहाँ पे जनरेट किया है, तो यहाँ पे इसके देखो पैरामीटर 1,4, नो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w इक्वल टू 4 बाय 4 माइनस 2, दैट इक्वल टू 4 बाय 2। उसके बाद हम 4 को नीचे लेके आएंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ w विल बी 1 बाय 2। ओके, सो वी आर हैविंग द ऑप्शन 1 बाय 2 ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। तो अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका हम कैसे यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे। तो इसमें भी अगर थोड़ा बहुत एनालाइज कर पाए, अगर इसको थोड़ा सा भी एनालाइज कर पाए, तो क्या देख पा रहे हैं, एक्स बार माइनस म्यू वन। क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं, यहाँ पे जो गिवन है, जो गिवन कंडीशन है, जो पैरामीटर लिख रखे हैं या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कुछ लिख रखा है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसने लिखा एक्स बार माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई समथिंग इन स्क्वायर रूट दैट इज वाई आई माइनस म्यू टू स्क्वायर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, तो अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें या फिर थोड़ा बहुत समझना चाहें, तो हमें एक्स बार के बारे में पता होता है। अगर हमारे पास एक्स था, रैंडम वेरिएबल्स थे जो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा को फॉलो कर रहे होते, तो एक्स बार किसको फॉलो करता था, म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ओके, तो यहाँ पे जो रूट एन लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, इसका भी थोड़ा रूल समझ में आया कि इसको अगर हम डिनोमिनेटर के भी एक और डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, यहाँ पे कोई टर्म लिखें, मतलब डिनोमिनेटर में इस वाली टर्म के नीचे, और उसके बाद उसका भी डिनोमिनेटर लिखें, तो वो कुछ बन जाएगा। तो डब्ल्यू वाली टर्म में जो रूट एन था, उससे हम थोड़ा बहुत देख पाए कि हम इसको स्टैंडर्ड बनाने का ट्राई करेंगे। अब स्टैंडर्ड बनाने का मतलब सिग्मा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू के अंदर सिग्मा कहीं पे नहीं है। तो न्यूमरेटर को हम सिग्मा से डिवाइड करेंगे और सिग्मा से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अगर सिग्मा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा कि एक्स बार जो होता है वो समेशन दिस वन था, दिस विल फॉलो नॉर्मल म्यू वन कोमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, एक्स के लिए हमारे पास म्यू वन था। उसके बाद वाई, जो वाई वाले डिस्ट्रीब्यूशन थे उसके बारे में हमें पता है कि उसको अगर हम स्टैंडर्ड बना के स्क्वायर करते तो का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, अगर हमारे पास पी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो नॉर्मल 0,1 को फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और Q है जो काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर फॉलो करता है, इन दैट केस P डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q बाय n, दिस विल फॉलो T विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में W को कुछ ऐसे लिखा गया था, W इक्वल टू रूट ऑफ mn x बार माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय रूट में ये वाली टर्म। अब देखो इस वाली चीज से थोड़ा कंपेयर करना चाहें, तो Q का मतलब हमें पहले इसको काई स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये टर्म तो हमारे पास है यहाँ पे
सिग्मा नहीं है। तो सिग्मा से अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो थिंग इज यहाँ पे जो सिग्मा आएगा वो सिग्मा इसके साथ प्लेस हो जाएगा, और ये वाला रूट एन था ये इसके साथ प्लेस हो जाएगा, और जो यहाँ पे रूट एन था वो इसके साथ प्लेस हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले टर्म के साथ। तो इन सबको जैसे ही हम यूज करेंगे तो एक्स बार माइनस म्यू वन बाई सिग्मा बाई रूट एन डिवाइडेड बाई root of summation I going from 1 to m yi minus mu2 divided by sigma whole square divided by m. So this will follow, जो अंदर देखो समेशन की टर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम को भूल जाते हैं, जो अंदर लिखा है वो काई स्क्वायर m को फॉलो करेगा, ऊपर वाला नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा, दैट मीन्स दिस होल टर्म w दिस विल फॉलो t विद m डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो t डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यहाँ पे यूज किया, उसकी बेसिक डेफिनेशन लगाई जिससे हमें सॉल्यूशन पता चल गया। So T with m degree of freedom, option A, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या दिया गया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो हमें एक पॉपुलेशन दे रखी है यूनिफॉर्म थीटा माइनस 0.5 से लेके थीटा 0.5, थीटा प्लस 0.5, और उसके बाद x1 डिफाइन किया, ठीक है, मतलब ऑर्डर स्टेट्स का यूज कर रहे हैं। x1 इज मिनिमम ऑफ द सैंपल एंड xn इज मैक्सिमम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्टिमेटर ऑफ mle। ओके, थीटा के लिए mle कौन सा नहीं है। तो अब देखो जब भी पॉपुलेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगी कि थीटा पैरामीटर का यूज कर रही होगी, पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर यूज हो रही होती है, तो हम उसको कैसे सोल्व करते थे, हम मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते थे। जैसे मैंने इन्फ्लुएंस में पढ़ाया हो अभी ये चीज, तो हम लिखते थे जब भी पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती थी, तो हम देखो जैसे ये वाला थीटा माइनस 0.5 है, दिस वन इज लेस देन इक्वल टू x1 एंड सो ऑन लेस देन इक्वल टू xn दैट इज लेस देन थीटा प्लस 0.5, तो उसका अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम उसका यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाता है कि x1 मिनिमम था पॉपुलेशन डिपेंडेंट पैरामीटर, दैट मीन्स जो हमारे पास जो इस पैरामीटर का लोअर बाउंड है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो लोअर बाउंड है दैट इज थीटा माइनस 0.5, ये लेस देन इक्वल टू होगा x1 के, और जो xn होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा अपर बाउंड के। तो इन दोनों का यूज करते हुए हम एक चीज बता पाएंगे कि जैसे हम ये 0.5 था इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ये 0.5 था इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो थीटा हेट होता है वो इन दोनों के बीच में, मतलब दो चीजें यहाँ पे डिफाइन होगी, ये 0.5 इसके साथ प्लेस हुआ, ये इसके साथ प्लेस हुआ, इनका यूज करते हुए xn माइनस 0.5 से लेके x1 प्लस 0.5। अब जब मैंने कौन सी यूनिट में शायद प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था, दोनों कहाँ पे पढ़ाया था, लेकिन किसी वीडियो लेक्चर में मैंने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बारे में एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास दो चीजें होती है, मतलब दो पॉइंट होते हैं ए और बी, तो उनके बीच में अगर हमारे पास कोई सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो सी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है उन दोनों के बीच में, तो हम सी पॉइंट को एक जनरल मेथड में लिखते हैं जो होता था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो थीटा है वो इनमें से इसका कौन मतलब इसने बोला कि थीटा हेट है इसके बीच में लाई करेगा, तो हम पूरे इंटरवल को तो उठाएंगे नहीं, सो बेसिकली हम एक रिलेशन लिखेंगे इन दोनों के बीच में सच दैट वो थीटा को डिनोट करे। सो थीटा हेट विल बी अल्फा पी प्लस 1 माइनस अल्फा क्यू। अगर मैं इस पूरी टर्म को पी लिखता हूँ, इस पूरी टर्म को क्यू लिखता हूँ, अब अल्फा की वैल्यू जैसे चेंज होंगी तो थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे लाइक 1/2 x1 प्लस xn। तो यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हें अल्फा की वैल्यू के ऊपर चेक करना होगा, मैंने लिखा नहीं आई गेस, हाँ नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 को प्लेस करेंगे, पी की वैल्यू को प्लेस करेंगे, क्यू की वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो अगर सॉल्यूशन सही आ रहा होगा तो हम बोल देंगे हाँ ये ऑप्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो सही है। यहाँ पे पूछा था नोट एमएलई, तो नोट के लिए बस इन सारे ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है, मतलब हमें कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखना है, उस कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को जो फेल कर पा रहा होगा इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो फेल कर जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, दिस थिंग वेल। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर आते हैं। तो 28 के ऊपर हमें क्या दे रखा है, ओके ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमें देखो क्या गिवन है, हमें बोला गया कि कोई रैंडम सैंपल है जो एक्सपोनेंशियल थीटा डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, पेरेंट पॉपुलेशन इसने दे रखी है जो है एक्सपोनेंशियल थीटा, ओके, और थीटा के बारे में बोला है कि वो 0 से लेके इन्फिनिटी बिलोंग कर रहा है, थीटा पॉजिटिव है, ओके। इफ एक्स बार इज दिस थिंग, सैंपल मीन दे दिया, देन फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा। थीटा के लिए 95% सी आई निकालना है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो बात करते हैं। सो ये चीज़ें हमें थोड़ी याद भी रखनी पड़ेंगी, मतलब एग्जाम में हम पूरा डिराइव नहीं करेंगे तो याद भी रखेंगे, ठीक है। तो इसने बोला कि x1 xn ये
मतलब एक्साइज थे जो एक्सपोनेंशियल थीटा को फॉलो कर रहे थे। तो अगर थीटा को फॉलो कर रहे थे एक्सपोनेंशियल को, तो हम इसको अगर एक जनरल मेथड लेके आते हैं या फिर एक मतलब एक चीज हम डेराइव करेंगे यहाँ पे जो याद होनी चाहिए। तो अगर एक्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल थीटा को फॉलो कर रहा होता था, अगर हम उस केस में एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं वाई दैट इज टू थीटा एक्स, ठीक है, टू थीटा एक्स, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल 1/2 को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब इंटर रिलेशन कह सकते हैं कि हाँ, अगर नया वेरिएबल हमने जनरेट किया तो वो क्या होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें याद ही रखनी होती है, तो इन चीजों को याद कर लेते हैं सो दैट बहुत जल्दी अप्लाई हो जाए, नहीं तो डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, याद कर लो। सो वाई विल बी टू थीटा एक्स, दिस विल फॉलो एक्सपोनेंशियल 1/2 दैट इज सेम एज काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जहां पे भी काई स्क्वायर पढ़ा रखा है एफएमएस में, वहां पे लिख रखी है ये बात कि एक्सपोनेंशियल 1/2 इज काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस चीज को याद रखना है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने x की जगह पे समेशन x को रिप्लेस किया। तो अगर कोई भी एक x था, वो काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा था, तो अगर हम n वेरिएबल्स को ऐसे ऐड करते हैं देन दैट विल फॉलो काई स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें समेशन x मतलब x बार का यूज करना है, तो थोड़ा बहुत उसका यूज करेंगे, x बार का यूज करना है। x बार इज समेशन xi डिवाइडेड बाय n, तो समेशन xi एंड थीटा एंड सो ऑन कुछ हमने अभी रिलेशन बनाया। वेल तो हमने यहाँ पे ना एक डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया कि टू थीटा समेशन एक्स आई दिस विल फॉलो काई स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके बाद हम काई स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो काई स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास एक्स काई स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो कर रहा होता है, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी दैट जीरो से लेके काई स्क्वायर विद n कोमा अल्फा, ठीक है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, कि अगर हमारे पास एक्स काई स्क्वायर n को फॉलो कर रहा होता था, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन काई स्क्वायर n कोमा अल्फा दिस इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, बस इसका यूज करेंगे। अभी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.05। ओके, सो प्रोबेबिलिटी जीरो से लेके टू थीटा समेशन एक्स आई, जो अभी अभी हमने यहाँ पे ऊपर डिराइव किया कि दिस थिंग टू थीटा समेशन एक्स आई दिस विल फॉलो काई स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, इसका यूज किया मैंने यहाँ पे कि दिस थिंग विल लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर विद 2n। अब यहाँ पे n था, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2n है, 2n कोमा अल्फा दिस इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ओके, अब समेशन xi को मैंने लिखा n टाइम्स x बार। ठीक है, मतलब समेशन xi को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं n टाइम्स समेशन x बार, बस इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमें थीटा के लिए काम करना था, तो बाकी सब टर्म्स को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो इसको इधर लेके आएंगे तो जीरो, इधर लेके आए तो काई स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम कोमा 0.05 डिवाइडेड बाय 2n x बार, 2n x बार, दिस इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सो ऑप्शन सी। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ठीक है, तो 29 देख के अजीब सा लग रहा है ना, बट है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हमारे पास xn मतलब x1 x2 एंड सो ऑन, xn हमारे पास रैंडम सैंपल दे रखा है यूनिफॉर्म 1,2 से। ठीक है, x का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, y दे रखा है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म 0,1 से। वेल सही है, तो दो डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किए, x का एक y का, और दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग है। उसके बाद इसने बोल भी रखा है कि दोनों इंडिपेंडेंट है। उसके बाद इसने जेड आई को डिनोट किया कि जेड आई इक्वल टू 1 व्हेन x कोमा वाई लेस देन 1। ठीक है, जब एक्स वाई अगर लेस देन, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 है, इन दैट केस जेड आई विल बी 1 एंड व्हेनेवर अदर इन एनी अदर केस दिस इज 0। ओके, उसके बाद इसने बोला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ 1 बाय n समेशन जेड आई माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सो थिंग इज, यहाँ पे देखो क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया जाए तो देखो यहाँ पे लिखना क्या चाह रहा है, व्हाट इज ट्राइंग टू से, इज ट्राइंग टू से दैट दिस टर्म, ठीक है, समेशन xi by n दिस इज कन्वर्जिंग टू थीटा फॉर लार्ज सैंपल। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बोला गया कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 व्हेनेवर दिस थिंग। सो एक चीज देख पाएंगे कि ये चीज क्या है, 1 by n समेशन जेड आई, दिस थिंग इज बेसिकली सैंपल मीन, कि जेड आई की ऑब्जर्वेशंस उठाई इसने एंड उनका सैंपल मीन ले लिया। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है कि जब भी हमारे पास सैंपल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन को कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, फॉर लार्ज सैंपल सैंपल मीन कन्वर्जेस टू पॉपुलेशन मीन, तो उसका यूज करेंगे। अब दिस थिंग इज सैंपल मीन, दिस इज पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन इज कमिंग फ्रॉम जेड आई। ओके, तो हमें बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई निकालना है, दैट थिंग इज थीटा। ठीक है, बस उसके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके ओके, तो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख रखी है कि x था हमारे पास, y था हमारे पास, z था कुछ ऐसे।
तो लार्ज सैंपल के लिए सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन को कन्वर्ट कर जाता है इन प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई निकालना है। ओके, अब थिंक जेड आई एक इंडिकेटर वेरिएबल है। अभी यहाँ पे हम देखें तो जेड आई क्या है, इंडिकेटर वेरिएबल है कि जेड आई इक्वल टू 1 जब ये कंडीशन एंड 0 इन एनी अदर केस। तो थिंग इज इसकी वैल्यू 1 इंटू दिस वाली प्रोबेबिलिटी, बाकी टर्म के लिए तो 0 रहेगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जेड आई इज बेसिकली इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स वाई लेस देन 1। ठीक है, इसके ऊपर काम करेंगे। तो इसके ऊपर कैसे काम करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर आता है। तो इंटीग्रेटिंग फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स आई कोमा वाई आई लेस देन 1। ओके, तो थिंग इज एक्स वाई लेस देन 1 का मतलब हम एक वेरिएबल को दूसरे के ऊपर डिपेंड करवा देते हैं। दैट मीन्स वाई इज लेस देन 1 बाई एक्स। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, एक्स वाई लेस देन 1 मतलब वाई लेस देन 1 बाई एक्स। ओके, अब अगर मैंने y को x के ऊपर डिपेंडेंट किया है, इसका मतलब x को फ्री करना मतलब x की वेरिएबल की लिमिट हमें पता होनी चाहिए। तो x के बारे में इसने क्या बोला कि x कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 2 तक, और y कहां से जा रहा था, 0 से लेके किससे छोटा होगा y, 1 बाय x से। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 बाय x, 1 क्योंकि इंडिकेटर वेरिएबल था, dy dx क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बनेगा, 1 बाय 2 माइनस 1 इंटू 1 बाय 1 दैट इज 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी 1 बन गया। तो इनको इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट के लिए, सो दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 1 टू 2 1 बाय x dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन हमने y के लिए सोल्व किया पहले, इसका इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बी ln x विद लिमिट 1 2। ठीक है, ये लिमिट यूज करेंगे, वी विल बी गेटिंग ln 2। ठीक है, तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन में कन्वर्ट करवा दिया इन प्रोबेबिलिटी फॉर लार्ज सैंपल, बस उसका यूज किया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ln 2। ओके, तो ये हमारे पास इस वाले वीडियो में डिस्कशन था क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 29 तक। सो थैंक यू।